जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे नम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का अब पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी केरल और डी असम। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ है। दोस्तों कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कोयला उत्पादन 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया। कुल उत्पादन में से 671.297 एमटी नॉन कोकिंग कोल और 44.787 एमटी मतलब मिलियन टन कोकिंग कोल था। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। तो दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों उत्पादन में? उड़ीसा। और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। दोस्तों झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक था। तो याद रखें, कोकिंग कोल अकेले के मामले में पूछा था तो झारखंड शीर्ष उत्पादक था। उसके अलावा अगर नॉर्मल कोल के बारे में पूछ लिया जाए, नॉन कोकिंग कोल के बारे में, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश 3, फिर चौथे नंबर पर आएगा झारखंड। अब दोस्तों नज़र डालेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, तो जैसे हम नक्शे में देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, इसकी सीमाएं देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं लगती हैं और यह एक स्थलरुद्ध राज्य है। अब नजर डालेंगे इसकी डिटेल्स की तरफ, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। पड़ोसी राज्य आपको पता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 7 राज्यों से राजकीय सीमा बनाता है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर छत्तीसगढ़ में स्थित तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थित बांध देखें तो दुधवा बांध महानदी पर धमतरी जिले में स्थित है। याद रखें दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में जबकि दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोनों दुधवा नाम होने से कंफ्यूज ना हो आप। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा बांध कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, महानदी पर है, धमतरी जिले में है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन है और यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में है। दोस्तों आप छत्तीसगढ़ से जुड़े अन्य तथ्य देखें तो मध्य भारत का पहला सिख संग्रहालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। जन चौपाल कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया। दोस्तों यह जन चौपाल कार्यक्रम ऐसे पूछा जाएगा अगर आपसे कि जन चौपाल कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना है आपको जन चौपाल कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। केंद्र की स्थापना रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा की गई है। दोस्तों याद रखें, छत्तीसगढ़ में कौन सा कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। धान की फसल भरपूर होने के कारण राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को, और यह धान की फसल भरपूर होने के कारण कहा जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़े अन्य तथ्य दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश की पहली गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम शहर के गरीब और घुमंतू लोगों को प्लास्टिक के बदले भोजन कराएगा। तो दोस्तों देश की पहली गार्बेज कैफे योजना शुरू कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ? अंबिकापुर में। छत्तीसगढ़ में चलता फिरता थाना खोला गया है। इससे अब पुलिस गांव गांव खुद पहुंचेगी, मौके पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस चलते फिरते थाने को नाम दिया गया है अंजोर रथ। तो दोस्तों याद रखें, यह पूछा जाए अगर कि छत्तीसगढ़ के चलते फिरते नाते थाने को क्या नाम दिया गया है, तो अंजोर रथ। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 5 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। यह योजनाएं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और बच्चे व महिलाओं को कुपोषण से दूर करने पर
पोषक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दोस्तों पांचों योजनाओं के नाम अब आपको बताए जाएंगे तो याद रखें, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो यह ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 हो गई दोस्तों, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 3, यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम, और आखिरी है मुख्यमंत्री बर्ड कार्यालय शामिल है। तो यह पांचों योजनाओं के नाम याद रखें। आगे देखें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। दोस्तों हमने कल देखा था कि मनरेगा की तर्ज पर अगर कोई सबसे पहले रोजगार देने वाला राज्य कौन था, तो केरल था। लेकिन अगर मनरेगा के तहत और तर्ज में अंतर समझें, तर्ज पर मतलब उन्होंने अपनी साइड से रोजगार दिया है और मनरेगा की ही जैसी वेशभूषा में दिया, मतलब उसी शेड्यूल में दिया जैसे मनरेगा में दिया जाता है जिस तरह से, लेकिन इसके तहत तो यह मनरेगा के अंडर ही दिया गया है। देखते हैं आ गया भी छत्तीसगढ़ को। और दोस्तों तो छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी है। याद रखना है दोस्तों कि पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी। एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई। तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कहाँ? बिलासपुर। कच्चे टिन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बरलाइट भंडार है। दोस्तों दोनों पॉइंट याद रखें, कच्चे टिन का उत्पादन करने वाला देश का सबसे एकमात्र राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। और विश्व का सबसे अधिक किम्बरलाइट भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को राष्ट्र में लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। तो लौह अयस्क उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है को देश का बेस्ट स्टील प्लांट इन कंट्री के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 10 बार पुरस्कार प्राप्त है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो याद रखना भिलाई स्टील प्लांट को कितनी बार? 10 बार पुरस्कार प्राप्त है। भारतीय न्याग्रा के नाम से बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय या भारत का न्याग्रा फॉल्स किसे को कहा जाता है? तो एक चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, यह सबको पता है। तो याद रखें भारतीय न्याग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का झरना जो जगदलपुर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर है। तो दोस्तों अब यहाँ से पॉइंट कैसे याद रखें? सबसे बड़ा कौन है, मतलब बड़ा नहीं, भारत का न्याग्रा जलप्रपात कौन कहलाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात। यह किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ? तो जगदलपुर जिले में। और नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी। ऐसे याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी अमिताभ बच्चन और डी अमित शाह। तो दोस्तों याद रखें खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नितिन गडकरी को बनाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नितिन गडकरी युवा उद्यमी को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। तो दोस्तों यह प्राकृतिक पेंट नाम से जो खादी इंडिया का संयंत्र है यह जयपुर में डाला गया है। आपको यह जरूर याद रखना है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय महिला रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं? आपके ऑप्शन है ए स्मृति मंधाना, बी शेफाली वर्मा, सी दीप्ति शर्मा और डी मिताली राज। तो दोस्तों याद रखें आईसीसी महिला वनडे की रैंकिंग में हाल ही में मिताली राज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं। दोस्तों बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान मिताली राज फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने लंबी छलांग लगाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। मिताली राज ने 4 स्थानों के सुधार के साथ शीर्ष 762 रेटिंग पर पहुंची। इससे पहले मिताली साल 2018 फरवरी में शीर्ष स्थान पर पहुंची थी। मिताली पहली बार अप्रैल 2005 में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थी। मिताली इसी महीने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बनी थी। दोस्तों हाल ही में मिताली क्रिकेट को सबसे ज़्यादा समय तक सबसे लंबे समय तक क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी थी। दोस्तों यह आपके सामने लिस्ट दिख रही है, आप इसमें और रैंकिंग देख सकते हैं। सेकंड पर लेजी ली है,
थर्ड पर अलायसा हयालिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखने होते हैं तो याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों में से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देश भी देखें दोस्तों, तो नेपाल, श्रीलंका और मलेशिया। तो याद रखना है दोस्तों कौन कौन से केंद्र सरकार ने 6 देशों के नाम याद रखें, चीन, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात किए गए तांबे और तांबे मिश्रित धातु फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। दोस्तों डंपिंग का अभिप्राय क्या होता है? तो याद रखें, डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों इन 6 देशों के नाम बहुत अच्छे से आप याद रखना, चीन, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड याद रखना है दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शन है ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल और डी 4 साल। तो दोस्तों याद रखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक है यह लाइन कि दिल्ली महिला आयोग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन 2015 से 2018 के लिए किया गया था। इसके बाद 2018 से 2021 तक के लिए इस दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया और तीसरी बार 2021 से 2024 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के अलावा सदस्य सचिव पीपी ढल, सदस्य प्रोमिला गुप्ता, किरण नेगी, सरिस्का चौधरी, फिरदौस खान और वंदना सह के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी दिल्ली, सी गुजरात और डी गोवा। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा राज्य में किया जाएगा। यह इसका IFFI मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण होगा। इस 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के DFF द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। फिल्म में 21 फरवरी, दोस्तों अब यहाँ से याद रखें, दिल्ली में 21 फरवरी 1952 पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा IFFI का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों IFFI का उद्घाटन कब हुआ? 21 फरवरी 1952 को। किसके द्वारा हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दोस्तों हम नज़र डालेंगे गोवा की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं यह गोवा राज्य स्थित है भारत में, जहाँ इसकी लोकेशन आप समझ रहे होंगे एरो से। इसकी सीमाएं बताएं आपको, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से यह सीमाएं साझा करता है। देखते हैं दोस्तों अब गोवा की डिटेल्स को। तो गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। याद रखना है दोस्तों, पणजी राजधानी है जो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। स्थापना गोवा की 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों याद रखें, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा गोवा के पड़ोसी राज्य आपको होता है महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गोवा में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। नाम सेम होगा, नेशनल पार्क पक्षी अभ्यारण्य का आपको ध्यान रखना है। कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में ही स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात है। दोस्तों दूधसागर जलप्रपात की ऊंचाई अगर पूछ ले कोई आपसे, तो याद रखें 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह कहाँ? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और इसका कौन सी नदी पर है? तो मांडवी नदी पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य तथा जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा और जनसंख्या में सबसे छोटा
चौथा सबसे छोटा है गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दोस्तों यह लाइन भी बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि 52वां संस्करण यहाँ हो रहा है, 51 भी यहीं हुआ था। कौन से स्टेडियम में? श्यामा प्रसाद स्टेडियम में 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित हुआ था, और यह 2020 का संस्करण था। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी में फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया साइक्लोथॉन कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो दोस्तों फिट इंडिया साइक्लोथॉन कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया गया? पणजी में, गोवा की राजधानी में। देखेंगे आगे अगर गोवा के बारे में दोस्तों, तो केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोवा के मांडोवी नदी के तट पर भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया, और वास्को गोवा में एक क्रूज टर्मिनल पर एक आव्रजन सुविधा कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों याद रखें किसने किया है देश की पहली फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन? तो केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ किया है? तो गोवा के मांडवी नदी तट पर किया है। दोस्तों देखें आगे डिटेल, तो गोवा कोविड-19 के लिए एक स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य है। कोविड-19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण वाला कौन सा पहला राज्य? गोवा है। गोवा कोरोना मुक्त होने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों देश का पहला राज्य जिसने एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का प्रयोग किया है तो वह है गोवा। 1956 में गोवा में सेंट पॉल कॉलेज में एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखें एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? गोवा में। और कब? 1956 में। गोवा में पणजी के तटीय जल में स्थित कारवेला एशिया का एकमात्र तैरता हुआ कैसीनो है। तो दोस्तों एशिया का एकमात्र तैरता हुआ कैसीनो कौन सा है? कारवेला। यह कहाँ है? तो गोवा में, पणजी के तटीय जल में है। दोस्तों प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से गोवा भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों यह याद रखना है आपको कि प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। गोवा को भारत का फन कैपिटल कहा जाता है। तो गोवा का उपनाम याद रखें, गोवा को फन कैपिटल कहा जाता है। भारत का पहला मेडिकल स्कूल कॉलेज गोवा में 1842 में स्थापित किया गया था। हालांकि इसे 2004 में ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत का पहला मेडिकल स्कूल कॉलेज कहाँ खोला गया, मतलब मेडिकल स्कूल कहाँ खोला गया? तो पणजी में, गोवा में खोला गया था। दोस्तों GDP प्रति व्यक्ति के आधार पर आपको यह पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? देखते हैं दोस्तों आज के ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस हैं A अमेरिका, B जापान, C चीन और D ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में अमेरिका देश के विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। दोस्तों अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी ने मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तस्करी को खत्म करने के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता है, लेकिन सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। देशों का वर्गीकरण देश की तस्करी की समस्या के परिमाण पर के आधार पर नहीं, बल्कि मानव तस्करी के उन्मूलन के न्यूनतम मानकों को पूरा करने के प्रयास के आधार पर किया गया था। अब दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है देशों का। तो यहाँ जैसे समझेंगे आप कि देशों को त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पर नामित किया गया था। अब पहली स्तरीय प्रणाली कौन सी है? तो टियर 1 देश, वे देश जहाँ सरकारें तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम मतलब ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट TVPA के न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से पालन करती हैं। TVPA मानव तस्करी पर अमेरिका का कानून है। अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और दक्षिण कोरिया टियर 1 देश है। दोस्तों टियर 2 में देश कौन से हैं? तो देखेंगे भी कि वे देश जिनकी सरकारें TVPA के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करती हैं, हालांकि वे उन मानकों का पालन करने के लिए प्रयास कर रही हैं। भारत इस श्रेणी में है। तो भारत किसमें? टियर 2 में है। टियर 3 में कौन है दोस्तों? तो वे देश जहां सरकारें TVPA के न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करती हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास नहीं कर रही हैं। अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, उत्तर कोरिया, क्यूबा, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, ईरान, रूस, सीरिया
और तुर्कमेनिस्तान इस श्रेणी में आते हैं। याद रखना दोस्तों, थर्ड श्रेणी के ये देश हैं। और विशेष मामला देखें अगर ऐसे में, तो यमन जैसे कुछ विशेष मामले हैं जहां नागरिक संघर्ष और मानवीय संकट से जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? आपके ऑप्शन है ए मत्स्य ज्ञान, बी मत्स्य विज्ञान, सी मत्स्य विविधता और डी मत्स्य सेतु। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु नाम से मोबाइल ऐप पेश किया है। दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को आईकर और CIFA ने तैयार किया है। किसने दोस्तों? ICAR और CIFA ने तैयार किया है और इसे NFDB की ओर से फंडिंग का सपोर्ट मिला है। केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयास करने के उद्देश्य से मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप पेश किया है। दोस्तों इस ऐप के द्वारा किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों इनको बताया जाएगा कि कैसे आप मत्स्य पालन को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और कैसे और स्वस्थ मत्स्य पालन कर सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? आपके ऑप्शन है ए सुरक्षा जांच, बी सहकारिता मंत्रालय, सी देश रक्षा और डी विज्ञान शिक्षा। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय को बना लिया है। दोस्तों सहकारिता मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस, याद रखें, इस मंत्रालय के जरिए अपने मोदी सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। दोस्तों कौन सा सहकारिता मंत्रालय? नया मंत्रालय है, याद रखना है आपको, और नए मंत्रालय का गठन किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख और डी 5 लाख। तो दोस्तों याद रखें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता ने चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई को जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच से हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ममता ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी नासा और डी ईसा। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा, दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए रयुगु के नमूने कहाँ से आए थे या कौन लाया था, तो जापान का एक वो हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान नाम से एक अंतरिक्ष यान है। कौन सा? हायाबुसा 2। यह दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु से लाए गए नमूने को प्राप्त किया है। तो दोस्तों यह दिसंबर 2020 में नमूने लाया था रयुगु से और इसे अब नासा ने प्राप्त किया है। इसे अनंतिम रूप से 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें, अब 1999 JU3 के रूप में नामित क्यों किया गया है वह भी देखते हैं। अमेरिका में लिंकन लैब ने के ETS में लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च के साथ खगोलविदों द्वारा मई 1999 में रयुगु की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1999 में खोज हुई थी इसकी। इसे 1999 JU3 का अनंतिम पदनाम दिया गया था। सितंबर 2015 में इसे माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा आधिकारिक तौर पर रयुगु नाम दिया गया। दोस्तों याद रखें, इसको कब?
सितंबर 2015 में रयुगु नाम दिया गया। और वैसे इसका आधिकारिक नाम पहले क्या था, 1999 JU-3। नजर डालें दोस्तों नासा, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। नासा के वर्तमान में प्रशासक बिल नेल्सन, जो कि इसके 14वें प्रशासक, याद रखना है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC तथा स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है A एयर इंडिया, B कोरियन एयर, C जापानीज एयर और D चाइनीज एयर। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में कोरियन एयर को दिया गया है। दोस्तों कंपनी के उत्कृष्ट नेतृत्व, उद्योग के अब तक के सबसे खराब संकट के दौरान परिचालन रूप से लाभदायक बने रहने की इसकी क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के लिए इसकी मजबूत प्रतिबद्धता और कर्मचारियों के साथ इसके उल्लेखनीय संबंध के लिए सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? एयरलाइन ऑफ द ईयर। एयरलाइन ऑफ द ईयर किसे? कोरियन एयर को दिया गया है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें कि आपको अगर हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही दें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।